नमस्कार सभी को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RTE, या हम कहेंगे राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आमतौर पर जो RTE है उसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं। राइट टू एजुकेशन, RTE 2009, शिक्षा का अधिकार। लेकिन जैसा कि एग्जाम में आ भी चुका है और बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता है, तो मैं बताऊं कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो केवल RTE की फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन नहीं है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अगर एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, जैसा कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर होगा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। और यहां से हमारा बनता है RT और E। ठीक है, एग्जाम में अगर राइट टू एजुकेशन है तो वो भी सही है, और राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है तो वो भी सही है। अगर ज्यादा सही कहे तो ये वाला होगा हमारा, जो कंप्लीटली बताता है। और एज एन एक्ट भी पूछा जाए तब भी यही होगा, जो कि आया था हमारा 2009 में। तो आइए चलिए जानते हैं आज इसी एक्ट के बारे में सब कुछ, कैसे कैसे शिक्षा का अधिकार देती है हमारी सरकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। अब ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसको जानने के लिए हमने कुछ सेक्शंस में बांटा है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, थोड़ा सा जानेंगे कि भाई ये राइट्स की बात कहाँ से उठी, कब से उठी, क्या बातें थी, क्या नहीं थी। उसके बाद में हम जानेंगे UEE के बारे में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह आपके सामने सारी आ जाएंगी। ठीक है, UEE क्या होता है, ठीक है, और क्या उसको अचीव करने में बाधाएं हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि UEE को कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे, जो उसको कंप्लीशन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, उनको देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। राइट टू एजुकेशन, या हम कहेंगे कि भाई बच्चों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद हैं, उन सब को जानेंगे। अब इन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत ही होते हैं क्या, सेक्शंस। हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर RTE। ठीक है, RTE के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम देखेंगे। उसके बाद इसी में एक पॉइंट बनता है, एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रिज कोर्स का। हम उस ब्रिज कोर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर। जो अध्यापक है उसका क्या रोल है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब कि भाई ग्रामीण स्तर पे या शहरी स्तर पे या फिर क्लस्टर लेवल पे जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गांव के व्यक्तियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के पढ़ने से रिगार्डिंग। आफ्टर दैट हम बात करेंगे रूल्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग। एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड रूल्स क्या क्या है, इसके अंदर हम जानेंगे कि भाई क्या रेशो होनी चाहिए, टीचर स्टूडेंट की क्या रेशो होनी चाहिए, है ना। स्कूल में क्या क्या काम रहेंगे टीचर के, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ठीक है, वो सारा हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे SMC की। SMC क्या होता है, SMC है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, उसके कौन से मेंबर रहेंगे, किस मेंबर का क्या कार्य रहेगा, कितनी परसेंटेज रहेगी, कितनी एक रिजर्वेशन दी गई है, किसको दी गई है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे CRIN की। CRIN की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो जरूर बताइए। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा कुछ इससे रिलेटेड। अब इस एजेंडे में जो हमारा कार्य रहेगा वो क्या होगा, हम इसे 5 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आराम से चलेंगे, समझ के चलेंगे। उसके बाद में हम इससे रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं किसी भी टेट में या हमारे DSSB में, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है,
तो फिलहाल जो 5 हमारी वीडियोस रहेंगी उनको एक बार देख लेते हैं हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इन 2 को, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सेक्शंस की, कि भाई कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और धाराएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर आरटीई और ब्रिज कोर्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट उसी में रहेगा, तो उसके बारे में ढंग से जानेंगे समझेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे इन 3 की, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीचर, आफ्टर दैट ड्यूटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी, ठीक है, इनकी बात करेंगे। और लास्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे इन 3 की, दैट इज रूल्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग, आफ्टर दैट एसएमसी, और लास्ट में हम बात करेंगे CRIN की, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री और UEE की, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, क्या कुछ है आज की वीडियो में देखते हैं। इस स्लाइड को समझने से पहले, इस हिस्ट्री को समझने से पहले एक बार थोड़ी सी बातों को समझ लेना जरूरी है। जैसे मैं कहूंगा कि हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर सेकंड जो थी वो चली हमारी कब से कब तक, 1939 टू 1945, 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली, ठीक है। अब इस वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, इतना ज्यादा विध्वंस हुआ कि सभी देशों ने क्या सोचा कि हमें यूनाइटेड होकर कहीं ना कहीं एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, हमें मिलकर कुछ कार्य करना चाहिए फॉर द कमिंग जनरेशंस, कि भाई हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए हम कुछ उनकी वेलबींग के लिए कुछ कार्य करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्थापित किया गया, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्थापित किया गया। और इन्होंने क्या कहा, और ये सबसे पहले जो राइट्स की बात आई, ठीक है, अधिकारों की बात आई, ह्यूमन राइट्स की बात आई, वो सबसे पहले आया, इन्होंने एक्चुअली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाले। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आया वो आया 1948 में, 1948 में। और इस जो डॉक्यूमेंट का नाम था, इन नामों को आपको याद रखना है, वो क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जहां तक अधिकारों की बात है तो संयुक्त राष्ट्र ने 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए। 1948 में इसने मानवाधिकारों की घोषणा जारी की, और 1959 में 1959 में मतलब 11 साल के बाद क्या निकाला, बाल अधिकारों की घोषणा, या इंग्लिश में हम कहेंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो आपको ये ईयर भी याद रखने हैं, और प्लस में आपको क्या याद रखना है, आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए, 1948 में क्या आया और 1959 में क्या आया, द वेरी फर्स्ट थिंग। आफ्टर दैट हम बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो पहले उसे क्या कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है, देख लेते हैं। यूनिसेफ, पहले इसे कहा जाता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। आप देख पा रहे हैं यूनिसेफ, है ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका मतलब ही ये है कि भाई पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर बच्चों को कुछ इमरजेंसी है, जहां पर उनके लिए पैसे की आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता है, तो उसका जो अरेंजमेंट करेगा वो कौन करता था, यूनिसेफ करता था, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। आजकल इसको किस नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। अब इमरजेंसी जैसी बात को हटा दिया गया है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो इसे आज कहा जाता है। अब ये क्या कहता है, ये एक रिपोर्ट जारी करता है 2005 में। जी हाँ, ये वही 2005 है जब हमारा एनसीएफ बना, एनसीएफ 2005। उसी साल एक रिपोर्ट दी, किसने, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी। और उसने क्या कहा, पहली बात तो उस रिपोर्ट का नाम क्या था,
उस रिपोर्ट का नाम क्या था, टाइटल क्या था, चाइल्डहुड अंडर थ्रेट। चाइल्डहुड अंडर थ्रेट, इस नाम से एक रिपोर्ट दी किसने, यूनिसेफ ने दी। कब दी, 2005 में दी। और उसने क्या कहा, दैट 72 मिलियन चिल्ड्रन in India between 5 and 14 years do not have easy access to basic education। देखिए कितने शर्म की बात है कि 72 मिलियन 5 से 14 साल के ऐसे बच्चे थे हमारे देश में 2005 में, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जिनको एक्सेस ही नहीं था, इजी एक्सेस ही नहीं था, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। मतलब उनके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट से हमने क्या किया, काम करना शुरू किया, किसके ऊपर, आरटीई के ऊपर। ठीक है, कि भाई हमें इसको राइट बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का अधिकार पहले भी था, लेकिन अब 2009 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, अधिकार में और मौलिक अधिकार में, समझते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप समझेंगे कि 2005 में जो रिपोर्ट दी, किसने दी, यूनिसेफ ने दी। किस टाइटल से दी, चाइल्डहुड अंडर थ्रेट के नाम से दी। कितने बच्चों का उन्होंने देखा कि भाई एक्सेस ही नहीं है, 72 मिलियन का। कहां पर, इंडिया में। उनकी एज कितनी थी, 5 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज था कि भाई हमें कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर ही क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द RTE 2009 टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age, which came into force from 1 April 2010। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, जो हमारा कोई भी एक्ट होता है, ठीक है, पहले वो दोनों सदनों से पास होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, फिर वो एक कानून बन जाता है। वो कानून बन गया हमारा 2009 में, अगस्त 2009 में। एक पर्टिकुलर डेट भी आएगी अभी, ठीक है, वो भी आप देखना। लेकिन ये 2009 में एक एक्ट बन गया, कानून बन गया, जिसको लागू करना था देश में। लेकिन लागू कब से करें, क्या उसी दिन से, नहीं, जब से एक नया सेशन शुरू होगा तब से लागू करेंगे। और आपको पता है कि हमारे देश में जो सेशन लागू होता है वो कब से होता है, अप्रैल से होता है। तो इसको जो लागू किया गया पूरे देश में वो कब से किया गया, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उस समय पर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया गया था। इंडिया इज द 135th इंप्लीमेंटिंग कंट्री। भारत 135वां कार्यान्वयन करने वाला देश है। मतलब 2009 से पहले 134 देश और ऐसे थे जहां पर RTE लागू हो चुका था। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़े गर्व की बात नहीं है, हम काफी पीछे रहे हैं एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाने के मामले में। ठीक है, तो आपको इन आंकड़ों को याद रखना है। भारत कौन सा देश है, 135th देश है। ठीक है, कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूईई की। यूईई की अगर हम बात करें तो इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन याद रखना है आपको। और शब्द की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सार्वभौमिकरण करना, सभी तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचानी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और एलिमेंट्री एजुकेशन कहां से कहां तक होती है, अप टू क्लास 8th। ठीक है, तो हमारे देश के सामने या हमारे सामने एक चुनौती थी कि हमें सभी बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा प्रोवाइड करनी ही करनी है। अप टू 8th क्लास तो होना ही होना चाहिए, उसी को हम साक्षर मानेंगे, तभी हम मानेंगे कि हाँ हमने एजुकेशन सेक्टर में कुछ अचीव किया। तो ये जो हमारे सामने एक चुनौती थी, इसको हम क्या कहते हैं, यूईई,
मीन्स मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन अवेलेबल टू ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इथनिक ग्रुप, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इन सभी को परे रखकर हमें सभी बच्चों को क्या प्रोवाइड करनी है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये कहता है क्या? कौन? यूईई। ठीक है यहां तक। अब देखिए यूईई जो है इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को समझ लेते हैं भाई, कहां कहां पे प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है, द वेरी फर्स्ट थिंग। और अगर ढंग से आंकड़ों को देखा जाए और कोई गिनने दे ढंग से, तो शायद ऐसा हो सकता है कि भाई हम चाइना से भी आगे निकल गए हो, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हो। ठीक है। और वही बात है भाई, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं, और रिसोर्सेज कम होने से क्या होती है? गरीबी आती है। तो पॉवर्टी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि यूईई को अचीव करने में बाधा है। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी क्या कहती है कि भाई एक पूरा परिवार है, ठीक है, और वो पूरे का पूरा परिवार क्या है? एग्रीकल्चर करता है, कृषि करता है, खेती करता है। तो वो क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास जमीन है, हमारा बच्चा क्या बड़ा होकर खेती करनी है, इसी में सही काम चल रहा है। ठीक है। या फिर भाई हमें खेत में काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो भाई क्या करेगा पढ़ के, चलो खेती में ही चलते हैं। ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ये भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण है यूईई को आगे बढ़ने से रोकने में। उसके बाद एक कारण क्या बनता है? कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप मतलब संवादहीनता, कि जो भी मैसेजेज होते हैं, सरकार जो कहती है, जो स्कीम्स भेजती है, वो असली जो नीडी होता है उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है। या फिर गांव के भी जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, वो गांव का जो बिल्कुल दबा कुचला वर्ग है उस तक उन बातों को नहीं पहुंचाते हैं जो उनके लिए बनाई जाती हैं, जिसको वो डिजर्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या तो आपके सामने भी है, बहुत भारी समस्या है। और यह समस्या क्या कहती है कि जैसे कि हमारे माइंड में क्या होता है कि भाई क्या करेगा पढ़ के, है ना, अगर ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर बेरोजगार घूमेगा, कम पढ़ा लिखा होगा या ना पढ़ा लिखा होगा तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके एटलीस्ट अपने परिवार का पेट तो पाल ही लेगा। तो बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं एक समस्या है। हमारी सोच है ऐसी, ठीक है, कि हमें पढ़ने से बेटर है कि मैं कहीं कुछ और छोटा मोटा काम कर लूँ। ठीक है। तो वो एक समस्या है। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन। हम ढंग से प्रेरणा नहीं दे पाते हैं इन बच्चों को कि भाई अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ये बेनिफिट है। ठीक है। तो मोटिवेशन की कमी रहती है। उसके बाद ड्रॉप आउट्स, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ड्रॉप आउट्स का मतलब क्या है कि भाई आप पढ़ रहे थे, आपने 4 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद में आप चले गए। ठीक है। आपने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक समस्या थी कि भाई बच्चे जो है बीच में छोड़ देते थे पढ़ना। ठीक है। वेस्टेज होती थी उससे कि भाई आप बच्चे ने आके एडमिशन लिया, आपने उसको बुक्स भी दे दी है, आपने उसको स्कूल बैग भी दे दिया है, शूज़ भी दे दिए, ड्रेस भी दे दी, पता चले अगले दिन वो स्कूल में नहीं आ रहा है। ठीक है। और स्टेग्नेशन मतलब ठहर गया है, मतलब अब बच्चा इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है। अब 5वीं क्लास है, वो 5वीं क्लास पास ही नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ समस्याएं थी। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इग्नोरेंस। लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है और इग्नोरेंस भी है, छोड़ना यार क्या करना है पढ़ पढ़ा के। ठीक है। ये सारी कमियां। उसके बाद जेंडर बायस, लिंग पक्षपात। आज भी आप देखेंगे कि कुछ कम्युनिटीज लिंग पक्षपात करते हैं। लड़कियां हैं वो क्या करेंगी पढ़ के, है ना, ज्यादा पढ़ जाएंगी तो इनकी शादियां नहीं होंगी, कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो लिंग पक्षपात भी कहीं ना कहीं, जेंडर बायस भी कहीं ना कहीं एक कारण है फॉर द नॉन अचीवमेंट ऑफ यूईई। ठीक है। और लास्ट में हम कहेंगे लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ। लैक ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, है ना। स्टेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि वो घूमते रहते हैं। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे बताऊं कि हमारे यहाँ पर भी कुछ आते हैं, वो गायों को लेके, बेड़ों को लेके उनके, है ना, और जो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके साथ होते हैं। ठीक है। अब ये उनका सिस्टम क्या होता है, वो 4 महीने 6 महीने कहीं एक जगह पे बैठते हैं, फिर उठ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं,
फिर वहाँ पे उनके गाय वगैरह का जहाँ खाने पीने का होता है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, दूध वूध बेच के अपना काम चलाते हैं वो, फिर उठ के फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। तो अगर बच्चा एक जगह पे एडमिशन ले लेता है, सपोज उनका बच्चा, तो वो क्या है, स्टेबल ना होने के कारण से फिर वो बीच में छोड़ना पड़ता है उसको स्कूल में, है ना। तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में यूईई को अचीव ना कर पाने का। ठीक है, तो आगे अब समझते हैं कि जो ये आर्टिकल 21A है, ये कहां से आया, कैसे आया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो आता है किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21A। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, पहले क्या था, पहले आर्टिकल 21 था, उसके बाद उसमें इंसर्ट किया गया आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21 के बारे में जानते हैं, क्या था। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो आर्टिकल 21 है वो किससे रिलेटेड था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा का अधिकार है वो इससे कहीं रिलेटेड है, तो आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 21A वाज एडिड आफ्टर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21A makes the right of education of children of the age group 6 to 14 years as a fundamental right। इस चीज को समझना है कि आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है ना। जैसा कि मैंने कहा था कि अधिकार तो था लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं था। मौलिक अधिकार किसने बनाया, आर्टिकल 21A ने बनाया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं 21 की, अब बात 51 की भी कर लेते हैं। जो 21 है वो क्या है, वो अधिकार है ना, प्रसाद वगैरह बांटते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक अधिकार है। वहीं पर जो 51 है वो क्या है, वो एक ड्यूटी है। ड्यूटी किसकी है, पेरेंट्स की है, एक कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले जो आर्टिकल 51A है वो उसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आती थी। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, 11th फंडामेंटल ड्यूटी इज एडिड। 11वीं एक फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, विच रीड एज फॉलोज, टू प्रोवाइड, और उसको क्या कहा गया, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज और हर वर्ड एज द केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये क्या कहता है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अब आर्टिकल 51A क्या कहता है कि हमें अपने बच्चों को, जो जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं, और ये क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इससे पहले 10 ड्यूटीज और थी, 11वीं ड्यूटी ये है, ये आपको याद रखना है। चलिए भाई अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। चलिए अब बात करते हैं इनएक्टमेंट ऑफ आरटीई। आरटीई को हमने लागू कैसे किया, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें इनएक्टमेंट ऑफ आरटीई, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑन 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009 को क्या हुआ, इसे पास किया गया। देखिए यहां पर थोड़ा थोड़ा समझना है, ये पास कब हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए, 26 अगस्त 2009 को। ये एक एक्ट बन चुका था, लेकिन यह पूरे देश में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में यह लागू किया गया। कब,
1 अप्रैल 2001 से मैं बता चुका हूं, क्योंकि यह है अपना हमारे देश में एक टाइम होता है जब हम नए सेशन की शुरुआत करते हैं। इट वॉज अडोप्टेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह भी याद रखना है कि कौन सा अमेंडमेंट था वो, ये था 86वां संशोधन था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। एंड आर्टिकल 21 ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 51 incorporated into the constitution by adding new provision के। ये जो आर्टिकल 51 था, इसके अंदर एक नया प्रोविजन के जोड़ा गया, जिसका हमने जिक्र इससे पहली स्लाइड में किया था। ये किसके रिगार्डिंग था? ये ड्यूटीज से रिलेटेड था, ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स से, ठीक है। और आर्टिकल 45 वाज ऑल्सो अमेंडेड। आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया गया, बदला गया, ठीक है। ये आर्टिकल 45 क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सारे आर्टिकल्स को, सारे सेक्शंस को ढंग से समझेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये समझना है कि इस समय पर इस 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 को अमेंड किया गया, जिसके अंदर आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 51 को अमेंड किया गया, जिसके अंदर ये जो के वाला प्रोविजन है ये जोड़ा गया। और आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया गया। और इसमें अमेंड क्या किया गया, इसमें से कुछ निकाला गया, ठीक है। क्या निकाला गया, कैसे निकाला गया, वो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप यहां तक समझेंगे कि इन 3 आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ की गई 86th अमेंडमेंट के दौरान, ठीक है। यस, अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन हैज नाउ बिकम फंडामेंटल राइट। अभी एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, मौलिक अधिकार बन चुका है। अर्लियर अंडर आर्टिकल 45, इससे पहले यह आर्टिकल 45 के अंदर आता था। क्या? एजुकेशन राइट तो था, अधिकार तो था, लेकिन वह किसके अंतर्गत आता था? आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता था। इन आवर कंट्री देयर वाज द राइट टू एजुकेशन। पहले भी था राइट टू एजुकेशन, बट इट वाज नॉट फंडामेंटल राइट। परंतु यह फंडामेंटल राइट नहीं था। वाज अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यह क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता था जब यह आर्टिकल 45 में था। लेकिन अब जब यह आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21A के नाम से, तो ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और अगर मैं यहां पर बताऊं कि अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या होता है, तो देखिए, अधिकार का अगर मैं कहूं कि भाई मुझे अधिकार है कि मैं ऑल ओवर दिल्ली कहीं भी घूम सकता हूं, ठीक है। लेकिन जैसे कि आजकल चल रहा है कि भाई वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, ठीक है। वीकेंड कर्फ्यू में क्या है कि भाई मैं सैटरडे और संडे को दिल्ली में हर जगह नहीं घूम सकता। ये मेरा अधिकार तो था, लेकिन सरकार जब चाहे मेरे उस अधिकार को मुझसे छीन सकती है, वापस ले सकती है। अगर कंडीशंस नॉर्मल होंगी तो मुझे फिर से वो अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है? एक अधिकार होता है। मैं भारतवर्ष में कहीं भी घूम सकता हूं, लेकिन जहां पर धारा 144 लगी है वहां पर मैं नहीं घूम पाऊंगा, या जहां पर कुछ ऐसा कोरोना टाइप में कुछ सिस्टम है वहां पर मैं नहीं जा सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या है? ये अधिकार है जिसको सरकार चाहे जब मर्जी वापस ले सकती है। लेकिन अगर बात करें मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं लिया जा सकता, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई भी सरकार आपको यह नहीं कह सकती कि आप शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो 2009 से पहले शिक्षा का अधिकार था, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं था, फंडामेंटल राइट नहीं था। होपफुली आप बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं, देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स एंड 38 सेक्शंस और ब्लॉक। इसमें कुल 7 अध्याय और 38 धाराएं या खंड हैं। इसमें RTE के अंतर्गत, आर्टिकल 21A के अंतर्गत केवल 38 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर्स हैं और 38 ब्लॉक्स हैं। तो यहां तक होपफुली आपको समझ में आया होगा।
तो इसका जो नेक्स्ट रहेगा, जो हम जानेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा एकेडमी।